नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग 10 और 11 जुलाई को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में कर रहा है समर मीट 2023 और स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन। देश भर से लगभग 10,000 से अधिक मत्स्य किसान, मछुआरे, पेशेवर, अधिकारी, वैज्ञानिक ले रहे हैं भाग। देश के समुद्री किनारों पर स्थित राज्यों के लिए राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस होता है बेहद खास। गुजरात की ब्लू इकोनॉमी एवं मत्स्य किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात सरकार मना रही है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। पोरबंदर, जाफराबाद, मंगरोल और ओखा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रीय जल मिशन ने जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन के साथ किया समझौता। जल उपयोग दक्षता बढ़ाने में मिलेगी मदद। इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन घरेलू क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता को 50 से 60% तक बढ़ाने में देगा सहयोग। देश के विभिन्न हिस्सों में कहर ढा रही है तेज बारिश। उत्तर पूर्वी हिस्सों में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा सहित देश के कई इलाकों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, आइए अब नजर डालते हैं समाचारों पर विस्तार से। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार भारतीय मत्स्य की क्षेत्र की उल्लेखनीय उपलब्धियों की स्मृति में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मना रहा है। ये वर्ष मत्स्य पालन उद्योग में प्रगति और वृद्धि के 9 वर्षों का प्रतीक है। विभाग 10 से 11 जुलाई को तमिलनाडु के खूबसूरत शहर महाबलीपुरम में समर मीट 2023 और स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। समर मीट 2023 और स्टार्टअप कॉन्क्लेव भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र की उल्लेखनीय उपलब्धियों को उजागर करने और उद्योग में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के मंच के रूप में काम करेंगे। यह आयोजन मत्स्य किसानों, शोधकर्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं को ज्ञान का आदान प्रदान करने, अनुभव साझा करने और मत्स्य पालन के सतत विकास के लिए भविष्य की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एकजुट करता है। स्टार्टअप कॉन्क्लेव इच्छुक उद्यमियों और स्टार्टअप्स को मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर में अपने नवीन विचारों, उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें सहायता प्रदान करना है जो मत्स्य पालन उद्योग के विकास और आधुनिकीकरण में योगदान दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 10,500 मत्स्य किसानों, एक्वाप्रेन्योर्स, मछुआरों, पेशेवरों, अधिकारियों और वैज्ञानिकों के भाग लेने की उम्मीद है। आयोजन के दौरान लगभग 50 स्टॉलों का प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा। अनुभव साझा करने और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए देश भर में सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और इंटरैक्टिव सत्र जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मत्स्य पालन क्षेत्र के विशेषज्ञ और पेशेवर एक्वाकल्चर में नवीनतम विकास, अनुसंधान, निष्कर्षों और उभरते रुझानों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। केंद्र सरकार के ब्लू इकोनॉमी पर लगातार दिए जा रहे जोर और गुजरात सरकार की विभिन्न नीतियों के कारण राज्य में मछली उत्पादन और मत्स्य किसान दिनों दिन समृद्ध हो रहे हैं। राज्य की इस ब्लू इकोनॉमी एवं मत्स्य किसानों को और प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात की सरकार राज्य में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस को सेलिब्रेट कर रही है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है और देश के समुद्री किनारे पर स्थित राज्य इसे मनाते हैं। गुजरात में इस वर्ष बैरावल, पोरबंदर, जाफराबाद, मंगरोल और ओखा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में गुजरात सरकार की ओर से फिशरीज सेक्टर से संबंधित मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में मत्स्य किसानों को जानकारी दी जाएगी।
राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के कुछ दिन पहले के आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि गुजरात समुद्री मछली के उत्पादन में देश में सबसे आगे है और वहीं सभी प्रकार के स्रोतों से कुल मछली उत्पादन में देश में 5वें स्थान पर है। पिछले 4 सालों की बात करें तो गुजरात में मछली उत्पादन का आंकड़ा औसतन लगभग 8.5 लाख टन प्रति वर्ष रहा है। वर्ष 2022-23 में राज्य में प्रोविजनल समुद्री मछली उत्पादन 6,97,151 मीट्रिक टन, जबकि अंतर्देशीय मछली उत्पादन 2,07,078 मीट्रिक टन रहने की संभावना है। इस प्रकार वर्ष 2022-23 में गुजरात का कुल मछली उत्पादन लगभग 9,04,229 मीट्रिक टन रहने की संभावना है। मछली को प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है और ये कुपोषण को कम करने की प्रचुर क्षमता प्रदान करती है। जलीय कृषि सबसे तेजी से बढ़ते खाद्य उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और प्रोटीन की बढ़ती मांग को पूरा करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त ये सेक्टर देश में लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मत्स्य कृषकों को आजीविका और रोजगार प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाओं को देखते हुए और नीली क्रांति लाने के लिए भारत सरकार ने 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ, जो देश में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक निवेश है, एक प्रमुख स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की है। रोग जलीय कृषि के विकास में एक गंभीर बाधा है और जलीय जीवों के रोगों के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। ऐसी बीमारियों के नियंत्रण के लिए शीघ्र पता लगाना महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे केवल उचित निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। रोग निगरानी के महत्व को स्वीकार करते हुए जलीय जीवों के रोगों के लिए एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम NSPAAD को वर्ष 2013 में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB हैदराबाद के माध्यम से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। ये कार्यक्रम जलीय कृषि महत्व के 14 राज्यों में शुरू किया गया था और इसमें 24 सहयोगी केंद्र शामिल थे तथा इसे ICAR राष्ट्रीय मछली आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो द्वारा समन्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत किसान आधारित रिपोर्टिंग की ओर सुदृढ़ बनाने के लिए एक रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप को हाल ही में 28 जून 2023 को भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला द्वारा लॉन्च किया गया है। इस नवोन्मेषी ऐप का उपयोग किसान अपने खेतों में फिशरीज, झींगा और मोलस्क में रोगों के मामलों की रिपोर्ट क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों और मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों को कर सकते हैं और अपने खेतों में रोग की समस्या के शीघ्र समाधान के लिए वैज्ञानिक सलाह प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐप मत्स्य कृषकों, प्रक्षेत्र स्तर के अधिकारियों और मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों को कनेक्ट करने के लिए एक केंद्रीय मंच होगा। राष्ट्रीय जल मिशन ने जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन के साथ समझौता किया है। इस अवसर पर निदेशक राष्ट्रीय जल मिशन अर्चना वर्मा ने कहा कि ये जल उपयोग दक्षता ब्यूरो के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि IPA सक्रिय रूप से ऐसे फिक्सचर को बढ़ावा दे रहा है जो पानी के प्रति संवेदनशील हैं और कम पानी की खपत करते हैं, और समझौता ज्ञापन जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के अपने उद्देश्य को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनका संगठन घरेलू क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता को 50 से 60% तक बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग देगा। उन्होंने नेट जीरो वाटर बिल्डिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्मित वातावरण के लिए जल ऑडिट पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्य 4 में जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्य 4 को पूरा करने की दिशा में MOU पर हस्ताक्षर एक महत्वपूर्ण कदम है। MOU के प्रावधान 24 अध्यायों और देश भर में फैले भारतीय प्लम्बिंग एसोसिएशन
के 6,500 से अधिक सदस्यों के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के उद्देश्य के कार्यान्वयन और प्रचार की ओर उन्मुख है। समझौते में NWM और IPA सार्वजनिक शिक्षा, जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम और जल प्रबंधन प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। असम के शोणितपुर जिले के जामुगुरी हाट के एक युवा किसान ने इलाके में अपने असाधारण प्रयासों से ड्रैगन फ्रूट की खेती की है। यह आत्मनिर्भरता का एक अच्छा उदाहरण है। खेत भी हमारा, बाजार भी हमारा के नारे के तहत जामुगुरी हाट के उत्तरी क्षेत्र के 2 नंबर वर्दी कराई गांव के युवा किसान बोसनेट ने ड्रैगन फ्रूट की खेती कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इस इलाके में ड्रैगन फ्रूट की खेती की चर्चा खूब हो रही है। बर्दी कराई के रहने वाले छात्र बोसनेट ने कृषि कार्य के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास शुरू किया। उसने अपनी 1 बीघा जमीन पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करके दिखा दिया कि मेहनत और सही प्रयासों से कुछ भी किया जा सकता है। उनकी मेहनत रंग लाई। युवा किसान क्षेत्र के अन्य बेरोजगार युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। उनका कहना है कि उसने अभी 1 बीघा में ड्रैगन फ्रूट की खेती पूरी तरह से जैविक तरीकों से की है। उसका कहना यह भी है कि आने वाले दिनों में 3 बीघा में ड्रैगन की खेती को विस्तार देने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारी समितियों के मृतक बकायेदारों के आश्रितों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस दौरान मंत्री ने मूलधन के लिए OTM स्कीम का भी शुभारंभ किया। एमपेक्स का 31,221 मृतक बकायादार किसानों के 74 करोड़ 18,28,000 मूलधन का ब्याज 49 करोड़ 22,67,000 रुपए माफ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मूलधन 74 करोड़ 18,28,000 रुपए 30 सितंबर तक मृतकों के आश्रितों को जमा कर सकेंगे। एमपेक्स में पहली बार आज OTM स्कीम का शुभारंभ किया गया है। जिन मृतक बकायादार के वारिस रिश्तेदार इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक होंगे, वो मूल बकाया की राशि को जमा करने पर उनके खाते में लगा ब्याज 100% तक माफ किया जाएगा। डॉक्टर रावत ने कहा कि सहकारिता विभाग के अधिकारी सहकारी समितियों में इस एकमुश्त समाधान योजना पर पिछले 6 माह से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ब्याज को जिला सहकारी बैंक 40% और सहकारी समितियां 60% वहन करेंगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर रावत ने कहा कि ऐसी समितियां चुनाव में डिफॉल्टर हो जाती थीं। उनका प्रयास है कि सभी समितियों में पारदर्शिता से चुनाव हो। सहकारिता विभाग का लक्ष्य है कि सहकारिता विभाग इस बार 2 लाख नए सहकारी सदस्य बनाएगा। और हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही मानसूनी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। कई स्थानों पर भूस्खलन और बाढ़ की खबरें आ रही हैं। भारी बारिश के कारण पिछले 24 घंटों में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। अब तक बारिश और इससे जुड़ी घटनाओं में 14 लोगों की मौत हुई है। राज्य में भारी बारिश के कारण 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 736 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। राज्य में भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य में अचानक बाढ़ एवं भूस्खलन का भी अलर्ट जारी किया है। चंबा जिले के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी के कारण पांगी घाटी का संपर्क शेष दुनिया से कट गया है। किन्नौर जिलों के नालों में बाढ़ आने से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के साथ साथ संपर्क सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी बाधित हो गई है। पिछले 15 दिनों में राज्य में 29 भूस्खलन, 24 बाढ़ और 1 बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में 54 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 92 लोग घायल और 4 लोग अब तक लापता हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य में 365 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनियों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को सोमवार और मंगलवार को बंद रखने का निर्णय लिया है।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने जनता के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये 3 हेल्पलाइन नंबर हैं 1100, 1070 और तीसरा नंबर है 1077। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में भारी बारिश के मद्देनजर प्रदेशवासियों से अगले 24 घंटे घरों के भीतर ही रहने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने आपदा से बचने के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी है। सभी प्रदेशवासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। ये नंबर है 1100 नंबर, 1070 नंबर, 1077 नंबर, और इन नंबरों पर आप कॉल करके जो भी कोई व्यक्ति आपदा में फंसा उसकी जानकारी आप इन नंबरों के माध्यम से, हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। जो लोग अभी फंसे हुए हैं, हमारी सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है। 14 के करीब इस आपदा में लोगों की जान गई है। मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड का हाल बेहाल है। भूस्खलन और रोड ब्लॉकेज की वजह से इन पहाड़ी राज्यों में कई जगह पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुमाऊं क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग कुछ स्थानों पर अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन की ओर से NH9 ऑल वेदर रोड पर सड़क साफ करने का काम जारी है। बारिश के कारण जिले के लोहा घाट की सड़कों पर जलभराव हो गया है। उधर भारी बारिश के कारण एक वाहन फंस गया था, जिसे ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। भाजपा अध्यक्ष ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से बात कर नुकसान से संबंधित हालात का जायजा लिया। भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद के लिए निर्देश दिए हैं। भाजपा ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। बरसात से हो रहे नुकसान की सूचना हिमाचल बीजेपी मुख्यालय के 0177283193 और दूसरा नंबर है 9317221289। इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। और अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली NCR में तेज बारिश के कारण जनजीवन पर असर पड़ा है। जल भराव, टूटी सड़कें और चौक पड़ी नालों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें अपनी दास्तान खुद ही बयान कर रही हैं। दिल्ली सरकार ने पहला बाढ़ अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार को खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर सकता है। ताज़ा अपडेट के अनुसार सोमवार की दोपहर तक पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का वाटर लेवल 204.63 मीटर दर्ज किया गया। यहां पर चेतावनी का लेवल 204.50 मीटर पर है। वहीं पिछले 2 दिनों में हो रही वर्षा के बाद दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें धंसने भी लगी हैं। रोहिणी सेक्टर 23 और 24 के मुख्य चौक पर भी इसी तरह से सड़क धंस गई है। वहीं गुरुग्राम में लगातार बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव की समस्या पैदा हो गई है, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं गाजियाबाद में भी यही हाल रहा। बारिश से कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। और पंजाब के कई जिलों में बारिश के कारण जलभराव हो गया। रोपड़ जिले के कई इलाकों में बारिश हुई। वहीं चंडीगढ़ किरतपुर राजमार्ग में बारिश के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश से प्रभावित कई जिलों में स्कूल बंद हैं। चंडीगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 322 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे यहां 23 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। लगातार बारिश ने कई निचले इलाकों को भयावह स्थिति में बदल दिया है। बारिश के कारण लगातार दूसरे दिन फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, रूपनगर और पटियाला में हालात खराब हैं। कुछ जगहों पर घरों में बारिश का पानी भी घुस गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों में फंसे स्थानीय लोगों को बचाने के लिए नावों और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया गया।
और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। तेलंगाना में धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। किसान मूंग की बुआई कर सकते हैं। यही उड़द की बुआई के लिए समय उचित है। इसके साथ ही अरहर बोएं। अरहर के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। अभी कपास की बुआई कर लें। कपास के खेत से जल निकासी का प्रबंध करते रहें। तेलंगाना में लाल मिर्च में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। यहाँ मक्का के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। इस समय भिंडी में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। केरल में धान की रोपाई कर लें। यहाँ धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। धान से घास फूस भी निकाल लें। किसान नारियल के बागों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के बागों से जल निकासी का उचित प्रबंध कर लें। इसके अलावा केले के बागों में सिंचाई करते रहें। केले के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही केले की रोपाई कर लें। किसान केले के खेत से जल की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। किसान सुपारी की बुआई करें। केरल में सुपारी के खेत में सिंचाई करते रहें। धनिये की खेती के लिए भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में निर्वाचन आयोग ने गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को होने वाले चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से अध्यक्ष चिराग पासवान ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में चिराग पासवान विधिवत रूप से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। आगामी 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर होने वाली बास्टिल डे परेड में भारत की तीनों सेनाएं भी अपना दमखम दिखाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परेड के विशिष्ट अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर में लगातार होती बारिश और अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। गृह मंत्री ने हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बारिश से नदी नालों के उफान पर आने के लिए कई जगहों पर भूस्खलन के बाद प्रशासन ने 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में जगह जगह जलभराव की स्थिति को लेकर आज दिल्ली भाजपा ने आईटीओ पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के कारण हुए जलभराव की वजह से प्रगति मैदान टनल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में इस पूरे हफ्ते बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में भारी बारिश से कई कॉलोनियों में जलभराव हो गया है। यहां के कई इलाकों में 10 से 12 फीट तक पानी भर गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रविवार को 2 दिवसीय पेट कार्निवल एंड इंटरनेशनल कैट शो शुरू हुआ। इस आयोजन में भारत के विभिन्न हिस्सों से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों नस्लों सहित लगभग 250 कुत्तों और 150 बिल्लियों के भाग लेने की उम्मीद है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।